फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बाद अब हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में हम देखेंगे कि जो अल्कोहल्स हैं ये किस किस तरह से रिएक्शन शो करती हैं और कैसा इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। आप लिख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल्स की रिएक्शंस हम करेंगे कई तरह की, जिसमें सबसे पहली रिएक्शंस हैं जिसको हम रादर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप की रिएक्शंस को रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेकअप करना है। जैसे अल्कोहल है ये, तो यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकअप करना है। तो इस बॉन्ड को अगर ब्रेकअप करना हो तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है दैट इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि ये होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि ऑक्सीजन जो बॉन्ड पेयर है विद हाइड्रोजन उसको कितनी कर स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, ये बताएगी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होती है ये हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसीलिए ही ये बॉन्ड काफी पोलर होता है। हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो तो क्या बनेगा। अगर बॉन्ड का हम क्लीवेज स्टडी करें तो यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी गेन किया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन। तो इस नेगेटिव आयन या इनायन को हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। तो अल्कोहल में OH बॉन्ड के क्लीवेज के बाद ऐसी सिचुएशन बनेगी, एल्कोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में, इस टाइप की रिएक्शंस में व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, ये हम देखते हैं। सबसे सिंपल अल्कोहल है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल में आप देखते हो कि मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर पुश करता है। ऑक्सीजन को अगर मिथाइल ग्रुप की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल गई तो हाइड्रोजन से ये थोड़े कम खींचेगी स्ट्रांगली, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, यानी कि OH बॉन्ड थोड़ा कम होगा पोलर। अगर कम पोलर है तो इसका मतलब है स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो इसलिए वाटर के कंपैरेटिवली मीथेनॉल जो है ये थोड़ी कम रिएक्टिव होगी। और इससे बड़ी अल्कोहल अगर हम देखें, इथेनॉल होती है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। तो यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है उसका साइज मिथाइल ग्रुप के कंपैरेटिवली बड़ा है, इथाइल है। और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में हमने देखा था कि इथाइल ग्रुप इज मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन मिथाइल। तो इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन थर्स्ट जो है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है, वो अगर इस तरफ से पूरी हो गई तो हाइड्रोजन से थोड़े और कम खींचेगी। OH बॉन्ड थोड़ा और कम पोलर होगा, कम पोलर है तो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्टेबल है, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इसलिए ये इथेनॉल जो है ये मीथेनॉल से थोड़ी कम रिएक्टिव होगी, मीथेनॉल ज्यादा रिएक्टिव है। इथेनॉल है एक प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद अगर हम देखें सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2-ओल। तो इसमें आप देखो
कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है उसके साथ दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं तो ये CH कार्बन जो है ये आगे डबल स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगी। ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली इथाइल ग्रुप के कंपैरेटिवली ज्यादा, तो इसलिए ये OH बॉन्ड और कम पोलर हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल होगा और मुश्किल से ब्रेक होगा। इसीलिए ही सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो और कम रिएक्टिव हुई, और टर्शरी अल्कोहल वो हम देखते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी कितनी कर होगी। तो ये है टर्शरी अल्कोहल। तो इसमें अगर हम देखें सेकेंडरी अल्कोहल में तो दो मिथाइल ग्रुप्स थे, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप्स थे। टर्शरी अल्कोहल में यहां पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो ये जो सेंटर में है कार्बन, सेंट्रल कार्बन, ये आगे 3 गुना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगी, यानी कि ऑक्सीजन को काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से मिली तो हाइड्रोजन से तो ये खींचेगी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम, तो इसलिए OH बॉन्ड विल बिकम ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ये बॉन्ड ही अगर नॉन पोलर हो गया तो इसका मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा। तो इसलिए OH बॉन्ड का क्लीवेज अगर हमें देखना हो तो ये टर्शरी अल्कोहल जो है ये लीस्ट रिएक्टिव होगी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स है। इसमें हमने देखा कि जो मीथेनॉल है इसको CH3 ग्रुप को मैंने Me मिथाइल के Me से रिप्रेजेंट किया है। फिर इसके बाद ये आई प्राइमरी अल्कोहल। मीथेनॉल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी अल्कोहल से, और उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल वो प्राइमरी अल्कोहल से भी कम रिएक्टिव है, और टर्शरी अल्कोहल ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये यहां पर होगा अल्कोहल्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि जो मर्जी रिएक्शंस आ जाएं जिनमें हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा ये वाला। इसको मैं सर्कल में डाल देता हूं, ये हमें याद रखना है। तो आप इसको कॉपी में अलग से लिख भी लो कि अगर हम रिएक्शंस कंसिडर करें इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड तो तब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा ये वाला कि मीथेनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, फॉलोड बाय प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, और सबसे कम रिएक्टिव होगी टर्शरी अल्कोहल। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो हैं वो कौन कौन सी मेटल्स शो करती हैं, तो अब हम ये रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहली टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब ये मेटल्स तो हमें पता है क्या होती हैं, पर एक्टिव मेटल्स क्या होती हैं? एक्टिव मेटल्स हम उन मेटल्स को कहते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। जैसे HCl एसिड है, इसको अगर मैं सोडियम में डालूं या सोडियम को HCl में डालूं तब NaCl, ये तो आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेटल और हैलोजन जहां कहीं भी देखेंगे एकदम से कंबाइन हो जाएंगे। NaCl और हाइड्रोजन यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी, अगर तो इसको कोई और चीज रिएक्ट करने को मिल गई तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, या दो नेसेंट हाइड्रोजन के एटम्स आपस में रिएक्शन करके H2 बना देंगे। तो यहां पर एक हाइड्रोजन है इसलिए मैंने हाफ मोल ऑफ H2 लिख दिया है। तो इस तरह से एसिड्स जो हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो जो अल्कोहल्स हैं वो हम देखते हैं अभी। इथेनॉल है जैसे एक अल्कोहल, तो इसमें अगर सोडियम ऐड किया जाए तो ये भी
सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो इस तरीके से जो अल्कोहल है ये बिल्कुल HCl के जैसे, एक एसिड के जैसे बिहेव की, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हमें शो कर रही है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स जो हैं वो एसिड्स के जैसे बिहेव करती हैं। तो यहां पर जो एक्टिव मेटल्स मैंने बोली, सोडियम के साथ सिमिलर रिएक्शन होगी, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ और इवन एल्यूमिनियम के साथ भी अल्कोहल्स इसी तरह से रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। तो ये वाली रिएक्शन जो है इसमें बेसिकली अल्कोहल में से हाइड्रोजन लूज हुआ एज H पॉजिटिव आयन। तो ये रिएक्शन शो करती है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो यहां से हम देखते हैं कि अल्कोहल्स जो हैं वो थोड़ी बहुत एसिडिक होती हैं। तो अगर एसिडिक हैं तो अल्कोहल जो हैं वो एग्जिस्ट कैसे करती हैं? अगर ये भी आप लिख लो कि अल्कोहल जो हैं वो डिफरेंट मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। तो आप लिख सकते हो इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। अगर मीडियम की पीएच वैल्यू काफी कम है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, तो तब अल्कोहल में क्या होगा? अल्कोहल में मैं बता चुका हूं कि ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप लगा है जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इस कारण ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर इट विल बिकम मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो अगर स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम है तो उसमें लॉट ऑफ H पॉजिटिव आयंस अवेलेबल होंगे। तो ये H पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोफाइल्स हैं तो डेफिनेटली वहीं पे अटैक करेंगे जहां से इनको इलेक्ट्रॉन मिल सकता हो। वो है इधर अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम से, उसके ऊपर दो दो लोन पेयर्स हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, तो जो H पॉजिटिव है वो इधर ही अटैक करेगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में अल्कोहल रहेगी इस तरह से, स्ट्रॉन्गली जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्म में। तो इसको हम कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो इस केस में अल्कोहल ने क्या किया? एक H पॉजिटिव गेन किया। तो हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव एक्सेप्ट करें वो बेसिस होते हैं। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी बेसिक नेचर शो करती है। अगर मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक हुआ तो अल्कोहल थोड़ा सा बेस के तौर पे बिहेव करेगी, और अगर मीडियम स्ट्रांगली बेसिक कर दिया तो इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम कैसी सिचुएशन रहेगी? ROH है अल्कोहल, तो बेसिक है अगर मीडियम तो उसमें लॉट ऑफ OH नेगेटिव आयंस होंगे। और OH नेगेटिव आयंस के बारे में तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इसकी टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा होती है। और अल्कोहल में हाइड्रोजन के ऊपर तो पहले से ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से OH नेगेटिव आयन जो है वो एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एक H पॉजिटिव आयन को खींच लेगा। यहां पे हाइड्रोजन जो उसका अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी पीछे छोड़ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। अगर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और प्लस बन जाएगा न्यूट्रल वाटर। तो इस तरीके से बेसिक मीडियम में अल्कोहल्स एग्जिस्ट करती हैं एल्कोक्साइड आयन की फॉर्म में। इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्क यहां पर होता है वर्ड रूट, जो हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी देखा था कि एल्क अगर एक कार्बन है तो मिथॉक्साइड आयन होगा, दो कार्बन हो तो इथॉक्साइड आयन, तीन कार्बन हो तो प्रोपॉक्साइड आयन होगा यहां पर। अब अगर मीडियम हो न्यूट्रल तब
न्यूट्रल मीडियम में अल्कोहल जो है वो ज्यादा उसकी टेंडेंसी नहीं होगी H पॉजिटिव आयन को लूज करने की, तो न्यूट्रल मीडियम में अल्कोहल एज सच अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं वो तीनों डिफरेंट मीडिया में किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, अगर स्ट्रांगली बेसिक हुआ तो एल्कोक्साइड आयन की फॉर्म में रहेगी, और अगर न्यूट्रल मीडियम है तब ये अनआयोनाइज्ड रहेगी अल्कोहल। तो इस तरीके से जो पहली रिएक्शन हमने की और उसके बेसिस पे हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स जो है वो एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। आइड पहले भी बात कर चुके हैं कि नेगेटिव आयन के नाम के पीछे लगता है, और हाइड्राइड का मतलब होगा जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो जैसे यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं इथेनॉल की, अल्कोहल है तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसमें अगर मैं मेटल हाइड्राइड ऐड करूं, जैसे सोडियम हाइड्राइड है, अगर सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है तो सोडियम क्योंकि अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर -1 होगा। तो यहां से H नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, ये दोनों कंबाइन होकर बना देंगे न्यूट्रल H2, और इधर एल्कोक्साइड ग्रुप के साथ Na पॉजिटिव जाके अटैच हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसके बाद उसके साथ में Na पॉजिटिव जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से मेटल हाइड्राइड्स के साथ अल्कोहल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। तो इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हो कि अल्कोहल में से हाइड्रोजन एटम लूज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। और अगली रिएक्शन हम करते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मैंने आपको बोला था कि ये हर एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी आते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम स्टडी करेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जनरली हम RMgX लिखकर डिनोट करते हैं। R इज एनी अल्काइल ग्रुप, Mg है मैग्नीशियम मेटल, और X इज फॉर एनी हैलोजन। तो जब भी कभी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया है, मैंने भी आपको बोला है हर बार कि इसको किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कभी भी प्रोटॉन डोनर से बचा के रखना, या जो मिथाइल ग्रुप किसी भी प्रोटॉन डोनर या वाटर से इसको बचा के रखना होता है। जैसे यहां पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, यहां पर इसमें CH3 नेगेटिव होगा, और CH3 नेगेटिव जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन बेहद ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर बनेगा एसिड मीथेन, CH3 नेगेटिव जो है वो अल्कोहल से H पॉजिटिव खींचकर CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और O नेगेटिव जाके Mg पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड। इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल के साथ ट्रीट किया, किसी भी अल्कोहल के साथ करें, अल्कोहल का एल्काइल ग्रुप कौन सा है कौन सा नहीं, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं होती। हमें बेसिकली देखना होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा एल्काइल ग्रुप है। जो भी एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्केन है वो बनेगा।
जैसे यहां पर मैं अगर ग्रिगनर्ड रिएजेंट यूज करूं, ये वाला आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसमें इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्कोहल से आएगा H पॉजिटिव आयन, वो H पॉजिटिव आयन इधर अटैच होगा तो हमें मिलेगा एल्केन जो है दैट विल बी प्रोपेन। यहां पर CH2 हो जाएगा और इसके बाद CH3 है प्लस मैग्नीशियम, ये इथॉक्सी ब्रोमाइड। ये जो अंडरलाइन में कर देता हूं CH2CH3 इथाइल ग्रुप, ये हमने नॉमनक्लेचर में भी देखा था कि इसको ET लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ET का मतलब है CH3CH2 या C2H5 ग्रुप और इसके साथ ब्रोमीन लगी हुई है। तो इस तरीके से अल्कोहल्स जो हैं वो किसी भी ग्रिगनर्ड रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ये प्रोड्यूस कर देती हैं। तो इन रिएक्शंस में भी हमने देखा कि अल्कोहल से जो हाइड्रोजन है दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। और फिर इसके बाद हम फोर्थ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये रिएक्शन बहुत पुरानी आप लोग पढ़ रहे हो, शायद 10th में भी होती है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करके एक स्वीट स्मेलिंग फ्रूटी स्मेल वाले एस्टर्स बनाते हैं। तो वो किस तरह से रिएक्शन होती है ये हम देखते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर मैं इथेनोइक एसिड कंसिडर कर रहा हूं, इसमें कोई अल्कोहल ऐड करूं, ये इथेनॉल ली, मीडियम शुड बी एसिडिक। अगर मान लो कि मैंने बीच में थोड़ा बहुत कंसेंट्रेटेड H2SO4 भी डाल दिया है, एसिडिक मीडियम है अगर, तो यहां से वाटर निकल जाएगा और एक एस्टर हमें ऑब्टेन होगा। प्लस मिलेगा हमें वाटर। तो ये जो वाटर में ऑक्सीजन है इसको मैं ब्लू कलर से यहां पर शो कर रहा हूं। हमें देखने की जरूरत है कि ये जो वाटर वाली ऑक्सीजन है ये कहां से आई, कार्बोक्सिलिक एसिड से आई है कि अल्कोहल से आई है, ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है। और इसी के लिए ही थोड़े आइसोटोपिक स्टडीज भी की गई कि अल्कोहल में हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया ऑक्सीजन का O18। ये तो जो वाटर में है वो O18 आया कि दूसरा आया ये देखना है। तो यहां से हमें पता चला कि जो वाटर बनता है वो बिल्कुल रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये O18 तो रेडियो एक्टिव है, ये वाली अल्कोहल रेडियो एक्टिव हुई पर वाटर रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है वो एस्टर में ही रह गई। यहां पर यही होती है O18 एस्टर वाली। तो इसका मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन है वो आया कार्बोक्सिलिक एसिड से। वैसे तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो अल्कोहल से तो ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक ही होते हैं। अब अगर ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक हों तब OH ग्रुप इससे कैसे गया, जो वीकली एसिडिक है उसने H दिया, हाइड्रोजन दिया, और जो स्ट्रांगली एसिडिक यहां पर मॉलिक्यूल है उससे OH ग्रुप जो है वो रिलीज हुआ। तो ये बात थोड़ी सी सोचने में ऑड लगती है, पर अभी हम ये देखेंगे कि इस तरीके से रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। तो कैसे ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं।
इसमें आपने देखा कि रिएक्शन की गई थी इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, जैसे H2SO4 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण अपने आप लगभग 100% आयोनाइज हो जाता है और हमें मिलता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो एसिड है तो डेफिनेटली ये H पॉजिटिव आयन तो देगा ही देगा। फिर जो ये H पॉजिटिव आयन है ये अटैक करता है ओवर एन ऑक्सीजन एटम इन एसिड मॉलिक्यूल। H पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये तो वहीं पे अटैक करेगा जहां से इसको कहीं इलेक्ट्रॉन मिल सकते हों। अब इलेक्ट्रॉन कहां से मिल सकते हैं? जहां पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों या जहां पर नेगेटिव चार्ज हो। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर ही हैं, दोनों के ऊपर दो दो लोन पेयर हैं, तो कहां से इस ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी इसके लिए? तो वो हम देखते हैं अब कि जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है टू दी कार्बन, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और दूसरी तरफ इसके साथ एक वीक सा हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है जिससे ये बड़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है। इस कारण OH ग्रुप वाली ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होती है। तो H पॉजिटिव ने तो वहीं अटैक करना है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो इसलिए इस रिएक्शन में H पॉजिटिव अटैक करता है ओवर ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अपीयर होती है। तो एज ए रिजल्ट हमें मिलता है प्रोटोनेटेड एसिड, एसिड जिसमें प्रोटॉन की एडिशन कर दी, तो प्रोटोनेटेड एसिड हम इसको कहते हैं। अब देखो आप, ये बॉन्ड बनने से पहले लोन पेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर था, पर जब बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के शेयर में चला गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने गेन कर लिया था तो वो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अगर लॉस हुआ तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें यह भी पता है कि ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही अगर इलेक्ट्रॉन्स छीन ले जाए कोई, तो क्या ऐसी बात होगी? तो इसीलिए ही हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन कभी टॉलरेट नहीं करती। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं और बोला भी, बताया भी था आपको कि ये हम बहुत बार यही सिचुएशन में आएंगे जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि अल्कोहल्स या ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं करती। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करके अपना लोन पेयर वापस खींच लेगी ताकि पॉजिटिव चार्ज से छुटकारा हो सके इसका। तो हमें क्या चीज ऑब्टेन होगी? तो इस बॉन्ड में आप देखते हो जिस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, कार्बोनिल कार्बन का, वो इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले गई, तो इस कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। ऑक्सीजन को उसका लोन पेयर वापस मिल गया तो वो तो न्यूट्रल हो गई। अब ये बना एसिटाइलिनियम आयन, तो ये एसिटाइलिनियम आयन जो है ये अटैक करेगा ओवर अल्कोहल। तो अगला स्टेप हम करेंगे अभी, एसिटाइलिनियम आयन, और इधर ये हमने की लिखी अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर्स हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है डेफिनेटली ये इधर ही अटैक करेगी ऑक्सीजन एटम के ऊपर, क्योंकि यहीं से ही इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। तो यहां पर हमें ये वाली चीज ऑब्टेन होगी,
कार्बोनिल कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, पर यहां पर आप देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर था, पर जब यहां पर बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन की शेयर में आ गया, था वो ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीजन कभी टॉलरेट नहीं करती, तो इसलिए यहां से फिर जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो लूज हो जाएगा इन एज H पॉजिटिव आयन, और हमें एस्टर मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो आप देख सकते हो कि H पॉजिटिव पहले स्टेप में ऐड हुआ और लास्ट स्टेप में रीजनरेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एसिड जो है वो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है। जो भी स्पीशीज इन द लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो जाए उसको हम कैटलिस्ट ही कहते हैं। तो इसीलिए ही हम इस एस्टर की फॉर्मेशन या एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कहेंगे। तो आप लिख भी सकते हो ये मैकेनिज्म लिखने के बाद, द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन is actually an acid catalyzed reaction, is actually an acid catalyzed reaction। और अगर मैं एसिड को चेंज कर दूं, जैसे अभी हमने H2SO4 यूज किया था, अब अगर मैं रिएक्शन करूं कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स को रिएक्ट करवा के एस्टर बनाया जाए, और यहां पर जो एसिड है वो कंसेंट्रेटेड H2SO4 की बजाय ड्राई HCl गैस, HCl रूम टेम्परेचर पे गैसियस होता है, तो ये ड्राई HCl गैस अगर मैं यूज करूं तब हम इस रिएक्शन को कहते हैं फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। तो आप एक लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि इफ द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, if the esterification reaction is carried out in the presence of dry HCl gas, it is called Fischer-Spear esterification. It is called Fischer-Spear एस्टेरिफिकेशन। तो ऐसी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डिफरेंट अल्कोहल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि एल्काइल ग्रुप का साइज जितना छोटा होगा उतना ही वो कंपाउंड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे अगर हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर एल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा, मिथाइल ग्रुप मैंने यूज कर लिया, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव है, इथेनोइक एसिड उससे कम। फिर प्रोपेनोइक एसिड इससे भी कम रिएक्टिव होगा।
जितना बड़ा साइज होता जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो कम होता जाएगा। और इसी तरीके से जो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये वाला। सेम केस यहां पर अल्कोहल्स में भी होगा कि जितनी छोटी अल्कोहल है उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होगा। तो एसिड्स के बाद अल्कोहल्स का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिल्कुल ऐसे ही होता है। मीथेनॉल जिसमें अल्काइल ग्रुप है सबसे छोटा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। इथेनॉल अल्काइल ग्रुप का साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो ये थोड़ी कम रिएक्टिव हो जाएगी। इसी तरीके से ही जिस तरह से साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो कम होता जाएगा। जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है ये सबसे मुश्किल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन शो करती है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अल्कोहल से अगर हमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करके एस्टर्स बनाने हों तो जितना छोटा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और जितनी छोटी होगी अल्कोहल, एस्टर उतनी ही फास्ट, उतनी ही इजीली फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम करते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शंस में जिनमें हम कर रहे हैं स्टडी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, उनमें लास्ट रिएक्शन होती है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। ये भी एस्टर्स बनाने का ही एक डिफरेंट तरीका है। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल एसिड क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। इसमें अल्कोहल ऐड करें अगर इथेनॉल, तो किस तरह से रिएक्शन यहां पर प्रोसीड करती है कि यहां से HCl मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट और हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर। एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का, दोनों एटम्स में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और इस तरीके से हमें एक फ्रूटी स्मेल वाला एस्टर ऑब्टेन हो जाएगा। अगर रिएक्शन मिक्सचर में से फ्रूटी स्मेल आ जाए तो उससे क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। फिर सिमिलर रिएक्शन शो करेंगे एसिड एनहाइड्राइड्स। और एसिड एनहाइड्राइड्स वाली जो रिएक्शन है ये बेसिकली करते हैं हम एसिडिक मीडियम में। यहां पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ, जो दोनों कार्बन्स के साथ, कार्बोनिल कार्बन्स के साथ लगी है, इसके ऊपर दो दो लोन पेयर्स होते हैं। अल्कोहल से आएगा H पॉजिटिव आयन, तो ये रिएक्शन नो डाउट एसिडिक मीडियम में ही होगी। तो H पॉजिटिव आयन यहां से निकलकर इधर जाके पहले प्रोटोनेशन करेगा, उस कारण ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन टॉलरेट नहीं करती। अगर मैं आपको ये ब्रीफ में इसका मैकेनिज्म ही बता दूं पहले, तब रिएक्शन आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। H पॉजिटिव पहले इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि एसिड एनहाइड्राइड की प्रोटोनेशन होगी।
तो हमें इस तरह से प्रोटोनेटेड एनहाइड्राइड मिलेगा। ये O और H में बॉन्ड बनने से पहले लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन एटम के ऊपर था, पर जब ये बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड का हाइड्रोजन के शेयर में चला गया। अब वो इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन एटम का, तो इस तरीके से अगर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कैप्चर कर लिया तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ऑक्सीजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से वही बात कि पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन टॉलरेट नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। ये फिर इधर से कार्बोनिल कार्बन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगी, तो इस तरीके से डिसोसिएट होगा मॉलिक्यूल। एक हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में एसिटाइलिनियम आयन, एक कार्बोकेटायन बनेगा। ये कार्बोकेटायन फिर अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। ये मैं ऊपर बता देता हूं सेकंड स्टेप। यहां पर है अल्कोहल, ये है एसिटाइलिनियम आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन जो है ये डेफिनेटली इधर लोन पेयर वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर अटैक करेगी, तो यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगी। सॉरी, प्रोटोनेशन नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के ऊपर अब सिर्फ एक लोन पेयर बचेगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन ने टॉलरेट करना ही नहीं है। तो इस तरीके से यहां से फिर हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन। तो पहले स्टेप में H पॉजिटिव आयन ऐड हुआ, लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव आयन लूज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है ये एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, कि इस रिएक्शन में जो एसिड्स हैं, मिनरल एसिड, HCl वगैरह, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो जब भी कभी हमें एसिड एनहाइड्राइड यूज करके रिएक्शन करनी होगी तो ये हमेशा एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन ही रहेगी। तो अब अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करके लिखना हो तो हमें पेपर में अगर आए रिएक्शन यही लिखनी, तो किस तरीके से आप लिखोगे कि इस एसिड एनहाइड्राइड में आपने अल्कोहल ऐड की, मीडियम को डेफिनेटली एसिडिक रखना होगा। तो मैं जनरल वे में जस्ट H पॉजिटिव लिख रहा हूं। तो इससे एक तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो पहले मिलेगा, और साथ में एक मिल जाएगा एस्टर, प्लस इसके साथ बनेगा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही है ये अल्कोहल की। दोनों केसेस में जब हमने अल्कोहल में एसिड क्लोराइड ऐड किया, चाहे अल्कोहल में हमने एसिड एनहाइड्राइड ऐड किया, यूज किया, तो दोनों केसेस में हमें एस्टर्स ही ऑब्टेन हुए। तो इस तरीके से इन रिएक्शंस को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। तो इसके साथ जो पहली टाइप की रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की, कि जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, वो रिएक्शंस होती हैं खत्म। और इन रिएक्शंस के लिए मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स भी बताया था। इसके बाद हम अगली टाइप की रिएक्शंस करते हैं, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, RO बॉन्ड। अब हमें ये वाला बॉन्ड अल्कोहल्स का ब्रेकअप करना है। तो ऐसी रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स।
हैलोजन एसिड्स आपको पता है 4 होते हैं बेसिकली, HF, HCl, HBr और HI। तो इन एसिड्स में क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव होगा। हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट देखें तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगी। तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होगा फ्लोरीन के कंपैरेटिवली, क्योंकि क्लोरीन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ही हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना हो तो HF जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, HCl थोड़ा कम रिएक्टिव होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि इन जो भी रिएक्शंस करनी है हैलोजन एसिड्स की, इनमें हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड तो ब्रेकअप होगा ही होगा। जो हाइड्रोजन हैलोजन HX बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है तो हमें इस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी देखनी पड़ेगी। अगर उसके लिए हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज होता जाएगा उसी तरीके से हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड HX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और जितना लॉन्गर बॉन्ड हो उतना ही वो स्ट्रांग होता है, उतना ही वो स्टेबल होता है, उतना ही मुश्किल से ब्रेक होता है। सॉरी, जितना लॉन्गर बॉन्ड हो, जितना बड़ा बॉन्ड हो, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा हो, बॉन्ड उतना ही वीक होता है, तो उतनी इजीली ब्रेक हो जाता है। इसलिए जो HI का बॉन्ड है हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड, ये सबसे इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम होगा HBr, उससे कम HCl और सबसे कम रिएक्टिव होगा HF। तो आप ये लिख भी सकते हो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of different halogen acids, the order of reactivity of different halogen acids is, आप ये वाला ऑर्डर लिख लो। तो इसके बाद हम अल्कोहल्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे है। तो ये वाला ऑर्डर जो मैं लिखने लगा हूं, ये सभी जो भी रिएक्शंस हम करेंगे स्टडी जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होना है, वहां सभी जगह पर ही ये वाला ऑर्डर अप्लाई चलेगा। जैसे ये है सबसे छोटी अल्कोहल मीथेनॉल, इसके बाद आएगी इथेनॉल, फिर हम देखते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसके बाद ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये अब देखो आप, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों एटम्स में डेफिनेटली ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब कभी भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो तो ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा। इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। लॉस हुआ अगर तो यहां पर बनेगा मिथाइल कार्बोकेटायन, इथेनॉल से बनेगा इथाइल कार्बोकेटायन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, और इस केस में टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस में जो कार्बोकेटायंस का रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमने देखा था कि टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटायन उससे कम स्टेबल, प्राइमरी कार्बोकेटायन सबसे कम उससे कम स्टेबल, और मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होने के कारण सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा, क्योंकि ये बात भी मैंने कई बार दोहराई है कि मोर स्टेबल ए प्रोडक्ट मोर रेडिली इट इज फॉर्म्ड। तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये सबसे जल्दी ब्रेक होगा,
क्योंकि जो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन बनना है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, उससे कम होगी सेकेंडरी अल्कोहल, उससे कम प्राइमरी अल्कोहल, और सबसे कम होगी यहां पर मिथाइल अल्कोहल। तो डिफरेंट अल्कोहल्स का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो इस तरीके से फॉलो होगा यहां पर। तो अब रिएक्शंस विद हैलोजन एसिड्स में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स भी स्टडी कर लिया और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स भी देख लिया। अब डिफरेंट एसिड्स के साथ हम रिएक्शन करके देखते हैं। जैसे मैं इथेनॉल की एग्जांपल लेता हूं, इसमें अगर HCl गैस, HCl जो है ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस होता है, इसको ऐड करूं तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं होती अपने आप, इसलिए इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 भी ऐड करना पड़ता है और रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ता है फॉर अबाउट 10 मिनट्स, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स उतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। तो इसके बाद जाके रिएक्शन हो जाती है पूरी और हमें मिलता है क्लोरोइथेन प्लस वाटर। तो इसी रिएक्शन को हमने यूज किया था एज ए मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में आई थी ये रिएक्शन, तब हमने इस रिएक्शन को ग्रूव्स प्रोसेस बोला था। और यहां पर हम इसी रिएक्शन को यूज करेंगे एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट अल्कोहल्स। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो वाटर में सॉल्युबल कौन कौन सा कंपोनेंट है, यहां पर अल्कोहल जो है ये वाटर में सॉल्युबल है, HCl गैस ये भी वाटर में सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है, और वाटर तो वाटर में मिसिबल है ही। पर हेलोएल्केन्स जो हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते, और वाटर के साथ जो कोवेलेंट कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाए वो वाटर में सॉल्युबल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हेलोएल्केन्स जो हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। अब अगर इनसॉल्युबल हैं तो कैसी अपीयरेंस होती है इनकी? हेलोएल्केन्स होते हैं ऑयली से लिक्विड्स। तो जैसे हम वाटर में ऑयल थोड़ा सा मिक्स करके शेक करें तो जिस तरह से क्लाउडीनेस आ जाती है उसको हम बोलते हैं कि वाटर टर्बिड हो गया। तो हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो है, अगर हम अल्कोहल में HCl गैस पास करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 तो रिएक्शन मिक्सचर टर्बिड हो जाता है ओनली आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हीटिंग। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल ली जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल मैं आपको बता चुका हूं कि कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा कम टाइम हीट करना पड़ता है। इसमें अगर एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करके इसको हीट करना हो तो इसको सिर्फ 5 मिनट हीट करने से ही रिएक्शन हो जाती है, यानी कि टर्बिडिटी रिएक्शन मिक्सचर में क्लाउडीनेस जो है वो आ जाती है इस तरीके से। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल यूज करें तो टर्शरी अल्कोहल के केस में जो टर्बिडिटी है वो तो इंस्टेंटली आ जाएगी, यानी कि जैसे ही हमने अल्कोहल में ये HCl गैस ऐड की और अब हमें इवन एनहाइड्रस ZnCl2 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में इसको हीट भी नहीं करना पड़ेगा। इस रिएक्शन मिक्सचर को जस्ट हम वार्म ही करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, यानी कि OH ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद हैलोजन या क्लोरीन। तो OH ग्रुप जो है ये यहां से जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो इसलिए ही ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें ना तो हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत होती है और ना ही इसको हीट करना पड़ता है। तो आप यहां पर लिख सकते हो एक छोटा सा हेडिंग, फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2।
एनहाइड्रस ZnCl2 का इस रिएक्शन में क्या फंक्शन है, किस काम के लिए हमने इसको ऐड किया है, तो इसके बारे में आप लिख लो। एनहाइड्रस ZnCl2 इज ए लुईस एसिड। ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हो एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स में, सबसे पहले अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट और फिर लुईस कॉन्सेप्ट। और लुईस कॉन्सेप्ट में एसिड्स हम कहते हैं उन स्पीशीज को जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती हैं। तो एनहाइड्रस ZnCl2 मैंने बोला कि एक लुईस एसिड है, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो लोन पेयर कहां पे है, लोन पेयर अवेलेबल होता है ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो ऑक्सीजन एटम से इसने लोन पेयर जिंक ने एक्सेप्ट कर लिया, अगर यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसी चीज बनी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, थोड़ा सा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं करती, इसलिए यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से एनहाइड्रस ZnCl2 यहां पर हेल्प करता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थोड़ा इजीली ब्रेक हो जाए। तो जो आप लिख रहे हो उसमें मैंने लिखवाया है आपको कि एनहाइड्रस ZnCl2 is a Lewis acid which coordinates with oxygen of the OH group, making it electron deficient, making it electron deficient. As a result, the carbon oxygen bond is cleaved or broken. The carbon oxygen bond is cleaved readily. तो यही है फंक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 का। और इसमें आपने देख लिया कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी आएगी रिएक्शन मिक्सचर में आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हीटिंग। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो इस रिएक्शन में हमारे पास इस रिएक्शन मिक्सचर में टर्बिडिटी आएगी आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ हीटिंग। और अगर टर्शरी अल्कोहल हम यूज करें तब टर्बिडिटी आ जाती है इंस्टेंटली। तो आप लिख सकते हो यहां पर HCl गैस and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent and its reaction with alcohols can be used as a test of distinction between primary, secondary and tertiary alcohols, as a test of distinction between primary, secondary and tertiary alcohols। तो इसमें हमने अभी देखा कि if turbidity appears after 10 minutes of heating, ये भी आपको लिखना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो टर्शरी अल्कोहल होगी। सॉरी, 10 मिनट्स ऑफ हीटिंग के बाद आई तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हीटिंग देन इट इज प्राइमरी अल्कोहल, एंड इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 minutes of heating then it is secondary alcohol, and if turbidity appears instantly then it will be tertiary alcohol। तो अगर जैसे हम सपोज करें कि हमारे पास 3 अल्कोहल्स के कंटेनर्स थे, एक में प्राइमरी अल्कोहल थी, एक में सेकेंडरी अल्कोहल थी और एक में टर्शरी अल्कोहल थी, और ऊपर से उनके लेबल्स कंटेनर्स के उतर गए, तो हमें कैसे पता चले कि किस में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी है, किस में टर्शरी है।
तो हम करेंगे कि उन तीनों कंटेनर्स में से थोड़ा थोड़ा सैंपल ऑफ अल्कोहल हम लेंगे और तीनों में ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे। तो जिस में टर्बिडिटी आ गई इंस्टेंटली वो थी टर्शरी अल्कोहल, जिसमें आई आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ हीटिंग वो सेकेंडरी अल्कोहल थी, और जिसमें आई आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ हीटिंग उसमें टर्शरी अल्कोहल थी। तो इस तरीके से हम जो अल्कोहल्स हैं डिफरेंट उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग देम विद ल्यूकास रिएजेंट। अब हैलोजन एसिड्स तो कई हैं। HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वो तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसकी रिएक्शंस ही हम नहीं करते स्टडी। पर HCl की हमने रिएक्शंस कर ली। HBr और HI तो हैं। अब HBr और HI जो हैं ये इतने रिएक्टिव एसिड्स होते हैं, इतने स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं कि ये एज सच कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसीलिए ही जैसे जब भी इनको रिएक्शन में यूज करना हो, इनकी जरूरत हो, तो इनको उसी टाइम बनाया जाता है विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। और विद इन द रिएक्शन मिक्सचर प्रेपरेशन को हम कहते हैं इन सीटू प्रेपरेशन। जैसे अगर इथेनॉल में मैं ऐड करूं HBr, HBr क्योंकि अनस्टेबल है इसलिए इसकी प्रेपरेशन होगी हमेशा इन सीटू। इन सीटू मतलब विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो यहां पर किस तरीके से ये रिएक्शन की जाती है, इसकी प्रेपरेशन, उसके लिए हम करते हैं कि NaBr और H2SO4 ऐड करते हैं। तो सोडियम ब्रोमाइड जो है ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करके HBr बनाता है और साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो HBr जैसे ही बना उसी टाइम ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बना देगा ब्रोमो एल्केन का। तो यही रिएक्शंस हमने हेलो एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी की थी, वही रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं। और इसी तरीके से अगर हमें आयोडो एल्केन बनाना हो तब हमें ज़रूरत होगी HI की, और अगर HBr को हमने इन सीटू प्रिपेयर किया था तो HI को तो डेफिनेटली इन सीटू ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और HI की इन सीटू प्रिपरेशन की जाती है जब हम रिएक्ट करवाएं KI पोटेशियम आयोडाइड को H3PO4 के साथ। जहां कहीं भी हमें HI की जरूरत हो वहां हम H2SO4 कभी भी यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वो HI की उसी टाइम ऑक्सीडेशन कर देता है जिस जैसे ही ये बने। तो तभी हम H2SO4 को यूज नहीं करते। तो आप लिख सकते हो, पहले मैं ये HI की प्रेपरेशन लिख दूं यहां पर किस तरीके से होगी। तो 3 मोल्स ऑफ KI प्लस H3PO4 इससे बन जाएगा, यहां 3 मोल छोड़कर 1 मोल ही लिखें अगर, KH2PO4 प्लस HI। और इस तरह से जैसे ही HI बना वो उसी टाइम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आयोडो एल्केन बना देगा। तो इस रिएक्शन में H2SO4 की बजाय मैंने फॉस्फोरिक एसिड यूज किया है। H2SO4 क्यों यूज नहीं किया तो आप इसका रीजन भी लिख लो कि कंसेंट्रेटेड H2SO4 is not used for in situ preparation of HI because it being an oxidizing agent oxidizes HI as soon as it is formed। तो HI की जो H2SO4 है वो किस तरीके से ऑक्सीडेशन करेगा वो मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं। इस तरीके से HI की ऑक्सीडेशन करके I2 बना देगा और साथ में SO2 प्लस
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। तो अगर HI ही नहीं रहा तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन किसने करनी है? अल्कोहल के साथ I2 तो रिएक्ट नहीं करती, वो एल्केन्स के साथ तो हम रिएक्शंस इसकी स्टडी करते हैं पर अल्कोहल के साथ रिएक्शन इसकी नहीं करते। तो इसीलिए ही जहां कहीं भी हमें HI की जरूरत हो तब हम H2SO4 यूज नहीं करते, क्योंकि H2SO4 जो है वो HI की ऑक्सीडेशन कर देता है, उसी टाइम इसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि H2SO4 जो है वो HI की ऑक्सीडेशन कर देगा। तो इस रिएक्शन में आपको किस तरह से लगता है कि HI की ऑक्सीडेशन हो रही है? हम कैसे कह सकते हैं कि HI की ऑक्सीडेशन हो रही है? तो ये वाला भी आपने कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में स्टडी करते हो आप, जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखा करते हैं। अगर आप इधर देखो तो HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और I2 में 0। -1 से 0 हुआ यानी कि इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होती है। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें कि HI में से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हमेशा हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसीलिए ही मैंने बोला है कि H2SO4 जो है वो HI की स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन करके I2 और बना देगा SO2 हमारे पास। तो इसीलिए ही जब भी हमें कभी रिएक्शन करनी हो विद HI की इन सीटू प्रेपरेशन करनी हो तो हमें कभी भी H2SO4 नहीं यूज करते हम। तो इस तरीके से डिफरेंट अल्कोहल्स अगर हों हमारे पास तो उनसे हम हेलोएल्केन्स प्रिपेयर करते हैं इन तरीकों से। हेलोजन एसिड सारे ऐड करके मैंने बता दिए। तो फिर इसके बाद सेकंड रिएक्शन आती है अल्कोहल से ही हेलोएल्केन प्रिपेयर करने के लिए। सेकंड रिएक्शन हम लिखेंगे रिएक्शन विद फॉस्फोरस हेलाइड्स। फॉस्फोरस जो है ये दो तरह के हेलाइड बनाता है, ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड। हम दोनों के साथ ही रिएक्शन करके देखेंगे। ये वाली रिएक्शन भी हमने अल्कोहल्स में पढ़ी थी। जैसे क्लोरीन तो दोनों हेलाइड बनाती है, PCl5 भी और PCl3 भी। तो PCl5 के बारे में मैंने आपको बताया था पहले हेलोएल्केन्स में भी कि इसकी वंडरफुल प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 क्लोरीन एटम्स देकर एक ऑक्सीजन खींच लेता है। क्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, ऑक्सीजन एक डाईवेलेंट एटम है। तो PCl5 जो है ये डाईवेलेंट एटम ज्यादा पसंद करता है। तो इसलिए जहां कहीं भी इसको डाईवेलेंट ऑक्सीजन दिख जाए तो ये 2 मोनोवेलेंट क्लोरीन देकर एक ऑक्सीजन खींच लेगा। ऑक्सीजन यहां से खींची गई अगर तो एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का ब्रेक हुआ। तो इन दोनों एटम्स को एक एक क्लोरीन जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें मिलेगा एक तो हेलोएल्केन, एक साथ में HCl और फॉस्फोरस को एक ऑक्सीजन मिल जाएगी। POCl3 एक बड़ा ब्राइट फ्लोरिसेंट ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, लिक्विड जैसा होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इस तरीके से हमने PCl5 यूज करके अल्कोहल को कन्वर्ट कर लिया इनटू हेलोएल्केन। और अगर हम PCl3 यूज करें तो PCl3 तीनों क्लोरीन एटम्स को OH ग्रुप्स के साथ एक्सचेंज कर लेता है। OH ग्रुप अब हमें 3 चाहिए, इसलिए हम यूज करेंगे यहां पर 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो हमें मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ क्लोरोइथेन और प्लस फॉस्फोरस के साथ 3 OH ग्रुप्स जाके अटैच हो जाएंगे, POH थ्राइस बनेगा। और इसको हम इस तरीके से कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि अगर ऐसे लिखा जाए तो इट मे अपीयर टू बी ए बेस, जबकि ये POH थ्राइस जो मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली होता है एसिड।
तो इसलिए यहां पे इसको POH थ्राइस आप पहले लिखो, फिर उसके ऊपर कांटा लगाओ ताकि आपको याद रहे कि ये रिएक्शन जो है, सॉरी ये कंपाउंड जो है, क्योंकि ये एसिड होता है, इसको जैसे H2SO4 लिखते हैं वैसे ही हम H3PO3 लिखेंगे। फॉस्फोरस एसिड इसको कहते हैं, फॉस्फोरस एसिड। इसलिए इस तरीके से पेंटाहेलाइड एज वेल एज ट्राईहेलाइड, ट्राईक्लोराइड हमने यूज करके जो हेलो एल्केन्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए। तो अब सिमिलर रिएक्शन करके अगर हमें ब्रोमो एल्केन चाहिए हो तो हम यूज करेंगे यहां पर PbR3। तो उसके लिए 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल, तो यहां पर हमें मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ ब्रोमोइथेन प्लस बिल्कुल वैसे ही H3PO3। तो जैसे HBr और HI अनस्टेबल थे, उनकी इन सीटू प्रेपरेशन करनी पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही यहां पर PbR3 की भी इन सीटू प्रेपरेशन हम करते हैं। रेड फॉस्फोरस में हम ब्रोमीन ऐड करके इसको Pi3 में कन्वर्ट कर ले, सॉरी PbR3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड की जाती है।